नमस्ते बच्चों। कल हमने आपके क्षितिज पुस्तिका में जो पाठ है नेताजी का चश्मा, उसके लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पढ़ा था। बच्चों, आज हम ये पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। हमने कल जाना था कि इस पाठ में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने देशभक्ति के बारे में बताया है कि देशभक्ति कुछ ही लोगों का कर्तव्य नहीं है, बल्कि जो भी जहाँ पर है देश का नागरिक, वहाँ पर अपने अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए देशभक्ति निभा सकता है। और देश का तात्पर्य केवल किसी विशेष भूभाग से नहीं होता है, बल्कि देश का तात्पर्य उसमें रहने वाले सारे लोग, रहने वाले पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़ आदि, ये सभी मिलकर देश का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। बच्चों, जब भी नेताजी शब्द कहा जाता है तो हम सबके दिमाग में किसकी छवि आती है? नेताजी नाम से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या महान देशभक्त की छवि आती है? सभी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम जानते हैं कि कभी भी हमने उनका चित्र देखा हो तो वो चित्र हमेशा चश्मे के साथ होता है। बिना चश्मे के उनके चित्र की कल्पना हम नहीं कर पाते हैं। तो इसी से संबंधित कहानी यहाँ पर लिखी गई है बच्चों। इस कहानी में 3 पात्र हैं। एक है हालदार साहब, जो कि किसी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं, और एक है इसमें पान वाला, जो कि थोड़ा मजाकिया सा पात्र है, और एक व्यक्ति है इसमें चश्मे वाला, जो कि चश्मे बनाता है, बेचता है। वो व्यक्ति इसमें पात्र है। तो बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं हम। देखिए, हालदार साहब से कहानी शुरू होती है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो बच्चों, किसी कस्बे की बात बताएगी। ये कस्बा क्या होता है? कस्बा बच्चों शहर से छोटा होता है और गांव से बड़ा होता है। तो हालदार साहब चूंकि किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे, तो वो एक कस्बे से होकर उस कंपनी तक जाते थे जहां उनका अपना घर था। उसके बाद वो एक कस्बे से होकर जाते थे और फिर अपनी कंपनी में पहुंचते थे। तो अब कस्बे के बारे में पहले बताया कि वो कस्बा कैसा था बच्चों, ठीक है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। कस्बा बहुत बड़ा वैसे भी नहीं होता है। ये कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, ठीक है। तो कस्बे में थोड़े से मकान थे और एक छोटी सी बाजार थी, जिसमें हम बहुत जल्दी ही खरीदारी करके आ सकते थे। इस तरह का कस्बा था। और देखिए, कस्बे में क्या क्या सुविधाएं थी। एक लड़कों का स्कूल था, उसमें एक लड़कियों का स्कूल, ये 2 स्कूल थे। एक कारखाना भी था जहां पर कुछ वहां के लोगों को नौकरी मिल जाती होगी। और सिनेमा घर भी थे बच्चों, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, खुले सिनेमा घर भी थे। और एक ठो नगर पालिका भी थी। एक ठो नगर पालिका, ठो शब्द संख्या के लिए आता है बच्चों देशी भाषा में, तो कह रहे हैं एक नगर पालिका भी थी, ठीक है। अब नगर पालिका का काम क्या होता है बच्चों? नगर पालिका का काम होता है उस नगर से संबंधित सारे कार्य, साफ सफाई के कार्य, मरम्मत के कार्य, सड़क बनाने का कार्य, इस तरह के कार्य होते हैं। तो कह रहे नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, क्योंकि नगर पालिका के जो लोग हैं उनका दायित्व है, उनके पास धनराशि आती है, इसके लिए पैसा आता है कि वो नगर के विकास के लिए कार्य करें। तो नगर पालिका को कुछ न कुछ करना ही था। अब उनके कार्य बता रहे नगर पालिका क्या क्या करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, है ना। क्योंकि उनका दायित्व ही है कि वो कुछ न कुछ करते रहें। तो कभी क्या करते थे, वो सड़क पक्की कर देते थे, कभी नालियों का निर्माण कर देते होंगे, कहीं कहीं पेशाब घर बनवा दिए, कहीं कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, ठीक है। और कभी कोई आयोजन, कवि सम्मेलन आदि करा लिया। जैसे आप देखते हैं आपके शहर में भी कभी शरदोत्सव होता है, या आप शहर में कभी देखेंगे कभी रास्ते में सड़कें बनवा दी जाती हैं, सड़कों की मरम्मत करवा दी जाती है। तो ऐसा ही काम वो नगर पालिका भी करती थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, कह रहे हैं कि नगर पालिका का जो बोर्ड था, इस बार जो नगर पालिका अध्यक्ष और उसके जो सदस्य थे, उसके जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, शहर का जो मुख्य बाजार था, जो मेन बाजार था वहाँ पर, उसका भी जो मेन चौराहा था। चौराहा क्या होता है? जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। आपने भी यहाँ अपने शहर में चौराहों पर कई मूर्तियाँ लगी देखी होंगी, चौराहे तिराहे पर, है ना। घंटाकरण के तिराहे पर आप देखेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति लगी है। इसी तरह से और चौराहों तिराहों पर भी मूर्ति लगी है। तो चौराहा जहाँ से 4 राहें निकलती हैं, 4 राहों का समाहार। आपने समास पढ़ा है ना, कौन सा समास?
द्विगु समास, ठीक है। तो चौराहा था, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी, संगमरमर की, मार्बल की, बड़े अच्छे पत्थर की एक मूर्ति उनकी लगवा दी। तो अब जो ये कहानी है कह रहे हैं उसी प्रतिमा के बारे में, कह रहे उस प्रतिमा के बारे में भी नहीं, उसके भी एक छोटे हिस्से के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो अब देखो ये क्या कहते हैं आगे, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो बच्चों ये देखिए इतना लंबा वाक्य है, ये पूरी बात से लेकर दिला रहे थे तक पूरा एक वाक्य है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये मूर्ति जल्दीबाजी में क्यों बनाई गई, ये मूर्ति जल्दीबाजी में बनी थी तो ये क्यों बनी होगी, इसके संबंध में लेखक ने अनुमान लगाए हैं। या तो कहना ऐसा होगा कि जो नगर पालिका के लोग थे उनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, हो सकता है ऐसा हो, या ऐसा हो सकता है कि वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाना चाहते होंगे लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं रह गया था, जितना उनके पास बजट था उससे कहीं ज़्यादा मूर्ति की लागत आ रही थी, मूर्ति पर खर्चे ज़्यादा आ रहा था। तो इसी हो सकता है इसी कारण वो काफ़ी समय ऊहापोह यानी दुविधा में, उलझन में रहे होंगे कि बहुत अच्छी मूर्ति कैसे बने, बजट तो है नहीं, ऐसा हुआ होगा। और उन्होंने अपने से ऊपर से जो है सरकार से पैसे की बात की होगी, तो वो चिट्ठी पत्री करने में ही क्या समय उनका बर्बाद हो गया होगा और तब तक उनको लगा होगा उस नगर पालिका बोर्ड को कि अब तो हमारा समय ही समाप्त हो जाएगा, तो हमें तो फिर हम इसका श्रेय ही नहीं ले पाएंगे कि हमने मूर्ति बनाई। तो उन्होंने क्या किया, किसी बड़े मूर्तिकार को बुलाया ही नहीं, बल्कि वहीं जो एक स्थानीय कलाकार थे, वहाँ जो एक हाई स्कूल था, हाई स्कूल के जो आर्ट टीचर थे, ड्राइंग मास्टर, उनका नाम कह रहे हैं लेखक, मान लो मोतीलाल जी थे, वो पक्का नहीं है कि मोतीलाल जी थे, लेखक समझ रहे हैं, ये सब लेखक का अनुमान है कि मूर्ति बहुत अच्छी क्यों नहीं बनी, ये अनुमान वो लगा रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने स्थानीय जो वहाँ पर टीचर थे, मास्टर साहब थे, उनको ही मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया होगा और महीने भर में उन्होंने, जो मास्टर जी थे, उन्होंने भी मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला दिया होगा। देखो पटक देने का विश्वास दिला दिया कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वास्तव में जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, जो काम करवाना चाह रहे हैं, बहुत हृदय से उनकी इच्छा नहीं है, वो केवल दिखावे के लिए इस कार्य को करवा रहे हैं। पटक देने का विश्वास दिलाया मतलब कि मजबूरी में कार्य करा रहे थे, वो उनकी हृदय से इच्छा नहीं थी कि ये काम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी मूर्ति बने, बस वो श्रेय लेना चाह रहे थे कि हमें श्रेय मिले कि हाँ नेताजी की प्रतिमा इन्होंने स्थापित कर दी है। बच्चों ऐसी जो हम मूर्तियाँ लगाते हैं और नेता लोगों की, अपने जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है कि उनके जीवन से लोग प्रेरणा लें, उनके बारे में आने वाली पीढ़ियां जान सकें। तो ये सरकार के लोगों का ही दायित्व है कि ऐसे कार्यों को वो करें। तो अब जो बोर्ड के अधिकारी थे, उनकी समस्या ये थी कि उनकी शासनावधि खत्म होने वाली थी, तो उन्हें था कि जल्दी में किसी तरह से अपने सिर से बला टाली जाए, लोगों में ये संदेश चला जाए कि इन्होंने मूर्ति बना दी है। तो इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने एक मास्टर जी को ही काम सौंप दिया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, तो उन्हें ही ये काम सौंप दिया गया। ठीक है, अब मूर्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो मूर्ति बनी कैसी थी। ठीक है, कह रहे हैं जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। किसकी थी? संगमरमर की थी। और थी कितनी बड़ी देखिए, उन्होंने पूरी मूर्ति, आदमकद मूर्ति नहीं बनी थी, मतलब सिर से लेकर पैर तक की मूर्ति नहीं बनी थी, छोटी मूर्ति बनी थी बच्चों, टोपी से लेकर नेताजी की कोट के दूसरे बटन तक, लगभग छाती तक। तो इस तरह की मूर्ति को कहते हैं बस्ट तक की ऐसी मूर्ति थी। लेकिन मूर्ति भले ही वो जल्दीबाजी में बनाई गई हो, मूर्ति सुंदर बन गई थी। कह रहे हैं नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, बहुत मासूम से भी लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे नेताजी, और फौजी वर्दी पहनी हुई थी। तो कह रहे हैं मूर्ति अच्छी लग रही थी या मूर्ति जीवंत थी, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि उस मूर्ति को देखते ही नेताजी के साथ साथ
उन्होंने जो नारे दिए थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब याद आने लग रहे थे। तो कह रहे इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सफल और सराहनीय प्रयास था। सफल और सराहनीय, सराहनीय यानी जिसकी प्रशंसा की जाए। भले ही उन्होंने जल्दीबाजी में एक काम किया लेकिन मूर्ति अच्छी बन गई थी। केवल एक चीज़ की कसर थी, लेकिन एक कसर रह गई थी। कसर यानी एक कमी रह गई थी, और वो कमी ऐसी थी जो देखते ही खटकती थी। मतलब अंदाज़ा लग जाता था कि हाँ कुछ कमी है, वो खलने लगती थी कमी। क्या कमी थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो कह रहे हैं मूर्ति तो संगमरमर की बन गई तो उसी का चश्मा भी बन जाना चाहिए था, लेकिन वैसा चश्मा नहीं था। तो ये जल्दीबाजी के कारण ही रहा होगा कि चश्मा नहीं था। तो कह रहे कैसा चश्मा था? एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो कैसा चश्मा था बच्चों? जैसा लोग खरीद कर चश्मा पहनते हैं ना, काले फ्रेम का चश्मा, संगमरमर का नहीं था वो चश्मा, वैसा चश्मा उस मूर्ति को पहना दिया गया था। तो अब हालदार साहब जब उस कस्बे से पहली बार जाते हैं तो वो चौराहे पर रुकते हैं। ठीक है, पान खाने के लिए रुके। उन्होंने इसे लक्षित किया यानी ध्यान दिया इस बात पर कि नेताजी की मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन चश्मा किसका है? चश्मा उसमें काले फ्रेम वाला चश्मा है। ठीक है, वो चश्मा संगमरमर का नहीं है। तो ये देखकर हालदार साहब को बड़ा आश्चर्य होता है और एक कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे, मतलब एक उत्सुकता भरी कि ऐसा क्यों है, ये सोचने ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। और थोड़ा आश्चर्य भी होता है। फिर सोचते हैं हंसते हुए, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल वाला चश्मा जो लोग पहना करते हैं वो चश्मा लगा दिया। ठीक है, वास्तविक चश्मा लग गया। तो ठीक है, अब हालदार साहब इस समय निकल जाएंगे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। वो सोचते हैं कि कस्बे के लोग हैं, चलो इन्होंने नेताजी की कम से कम मूर्ति तो लगाई, तो ये प्रयास सराहनीय है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि महत्व मूर्ति के रूप रंग या कद का नहीं, उस भावना का है, उस फीलिंग का है बच्चों, जो देशभक्ति की भी वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही। तो हालदार साहब फिर भी सोचते हैं चलो लोगों ने ये तो सोचा, लोगों को ये बात तो खली कि नेताजी की मूर्ति बने और उसमें चश्मा ना हो, तो वो बात ही नहीं आती। तो कम से कम जिसने भी लगाया इस पर एक चश्मा लगा दिया, तो इसका मतलब लोगों के अंदर उनके प्रति सम्मान है, देशभक्ति की भावना है लोगों के अंदर। तभी इस कस्बे के लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, तो उसके बाद देखो दूसरी बार फिर जाते हैं हालदार साहब, वहाँ से जाते हैं तो फिर तो उन्हें कुछ अंतर लगता है। इस बार उन्होंने क्या देखा कि इस बार मूर्ति का चश्मा बदल गया है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब पतला उसका फ्रेम था, तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा हो गया था। तो अब पहले तो उन्हें यही आश्चर्य हुआ था केवल कि चश्मा रियल का है, चश्मा संगमरमर का नहीं है। अब इस बार उन्हें क्या आश्चर्य हो गया कि चश्मा जो है बदल गया है, चश्मा वही नहीं रहा, पहले मोटे फ्रेम वाला था इस बार पतले फ्रेम वाला हो गया। तो उनका कौतुक, उनकी उत्सुकता और बढ़ी। सोचते हैं क्या आइडिया है भैया, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती है लेकिन उसका चश्मा बदल दिया। ठीक है, अभी उन्हें थोड़ी सी हंसी भी आ रही है इस बात पर। फिर तीसरी बार जब वो गए फिर चश्मा बदल गया। तो अब हालदार साहब को ये आदत हो गई, वो जब भी कस्बे से गुजरते उस मूर्ति की ओर ज़रूर देखते, और वो हर बार क्या देखते थे कि मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा नया था। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम देखेंगे कि आखिर ये चश्मा बदलने का रहस्य क्या था, बार बार नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।